सोचिए, एक ऐसा अभिनेता जिसकी जवानी सिर्फ उसकी उम्र में नहीं बल्कि उसकी आंखों में दिखाई देती थी। एक ऐसा सितारा जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े दौर देखे, जिसने प्यार किया तो वो प्यार एक कहानी बन गया, दोस्ती की तो वो दोस्ती इतिहास बन गई। और जब कैमरे के सामने खड़ा हुआ तो करोड़ों दिलों ने उसे अपना हीरो मान लिया। लेकिन इस कहानी में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है। आखिर वो कौन सा राज था जिसने एक साधारण से नौजवान को, जिसके पास मुंबई आने के बाद सपनों के अलावा कुछ नहीं था, उसे हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा बना दिया जो अपने दौर के खत्म होने के बाद भी कई दशकों तक जवान नजर आता रहा। वो कौन था जिसकी चाल अलग थी, जिसका अंदाज अलग था, जिसके बोलने का तरीका अलग था और जिसका नाम आते ही सिनेमा के पर्दे पर एक चेहरा उभरता है, देव आनंद। लेकिन देव आनंद की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मोहब्बत भी की, दोस्ती भी निभाई, खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, नए लोगों को मौके भी दिए, कई बार सफलता के आसमान को छुआ और कई बार ऐसी फिल्मों का सामना किया जिन्होंने उनके करियर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हर बार उन्होंने एक ही काम किया, पीछे मुड़कर देखने से इनकार। और शायद यही वजह थी कि देव आनंद सिर्फ फिल्मों में नहीं जीते थे, वो जिंदगी को जीने का एक अंदाज बन चुके थे। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानी यादगार किरदार को निभा चुके दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस की। इस एपिसोड में कहानी राजू गाइड के जरिए दुनिया में अपने अभिनय के झंडे गाड़ने वाले अभिनेता धर्मदेव किशोरीमल आनंद की, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में देव आनंद के नाम से भी जानते हैं। 26 सितंबर 1923 अविभाजित भारत का पंजाब गुरदासपुर क्षेत्र, यही जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम रखा गया धर्मदेव किशोरीमल आनंद। बाद में यही बच्चा पूरी दुनिया में देव आनंद के नाम से जाना गया। देव आनंद के पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। परिवार में शिक्षा को महत्व दिया जाता था। देव आनंद के बड़े भाई थे चेतन आनंद और छोटे भाइयों में विजय आनंद। यानी एक ऐसा परिवार जहां आगे चलकर 3 भाइयों ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। देव आनंद ने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चेतन आनंद, विजय आनंद और देव आनंद। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस परिवार का एक लड़का आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के सबसे चमकदार सितारों में से एक बनने वाला है। देव आनंद की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की और यहीं से उनके भीतर साहित्य, कहानियों और कल्पना की दुनिया से जुड़ाव मजबूत हुआ। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने एक बड़ा सवाल था। एक रास्ता था सामान्य जिंदगी का, दूसरा रास्ता था मुंबई का। और मुंबई उस वक्त भी सपनों का शहर था, लेकिन सपनों के साथ वह शहर संघर्ष भी मांगता था। साल था 1940 के दशक का शुरुआती दौर। देव आनंद मुंबई पहुंचे। कहा जाता है कि उनके पास उस वक्त बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, सपना। वो सपना था फिल्मों में काम करने का। लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत फिल्मी सितारे की तरह नहीं किया। शुरुआत में उन्होंने नौकरी की, चर्च गेट के मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम किया। उधर उनके बड़े भाई चेतन आनंद भी थिएटर और IPTA से जुड़े हुए थे। देव आनंद भी इस दुनिया के करीब आते गए और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि फिल्मों में सिर्फ चेहरा काफी नहीं होता, यहाँ किस्मत चाहिए, मौका चाहिए और सबसे जरूरी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके अंदर छिपे कलाकार को पहचान सके। देव आनंद के लिए वो मौका बहुत जल्दी आने वाला था। साल 1936 देव आनंद को प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। यही उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत थी। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक और कहानी है।
जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खूबसूरत दोस्तियों में से एक बन गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद की मुलाकात हुई एक ऐसे नौजवान से जो आगे चलकर खुद भारतीय सिनेमा का एक महान नाम बना। नाम था गुरुदत्त। दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया, अगर इन दोनों में से कोई एक पहले सफल हुआ तो वह दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आगे चलकर इस दोस्ती ने हिंदी सिनेमा को दिया कुछ ऐसा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। देव आनंद ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और गुरुदत्त को मौका दिया। गुरुदत्त ने निर्देशन किया और देव आनंद ने अभिनय। नतीजा था बाजी। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले देव आनंद को खुद को साबित करना था। साल 1948 फिल्म आई जिद्दी और इस फिल्म ने देव आनंद के करियर को एक नई दिशा दे दी। यही वो दौर था जब उनका नाम लोगों की नजरों में आने लगा। उनका चेहरा, उनका अंदाज, उनकी आवाज, उनकी चाल, सब कुछ अलग था। देव आनंद उस दौर के बाकी अभिनेताओं की कॉपी नहीं थे, वो देव आनंद थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें देखकर लोगों को एक नया हीरो दिखाई देता था, एक ऐसा हीरो जो रोमांटिक भी था, स्टाइलिश भी था और जरूरत पड़ने पर विद्रोही भी था। लेकिन स्टारडम के इस सफर में एक ऐसी प्रेम कहानी भी आने वाली थी जिसने देव आनंद की निजी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दौर में एक नाम फिल्म इंडस्ट्री में बेहद बड़ा था, सुरैया, और वो एक सफल अभिनेत्री थी और एक लोकप्रिय गायिका भी। देव आनंद और सुरैया कई फिल्मों में साथ नजर आए। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर एक प्रेम कहानी शुरू हुई। देव आनंद सुरैया से प्यार करने लगे। सुरैया भी देव आनंद को चाहती थी, लेकिन हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। इस रिश्ते के रास्ते में परिवार की आपत्तियां थी, धर्म और सामाजिक परिस्थितियां थी और धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। देव आनंद की जिंदगी में यह रिश्ता एक ऐसा अध्याय बन गया जिसकी याद उनके साथ पूरी जिंदगी रही। कहा जाता है कि सुरैया के साथ उनका रिश्ता टूटना देव आनंद के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और आगे बढ़ गए। फिर आई साल 1949। देव आनंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। नाम था नवकेतन फिल्म्स। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, ये देव आनंद के सपनों की प्रयोगशाला थी, जहां वो नई कहानियां कह सकते थे, नए कलाकारों को मौका दे सकते थे और सिनेमा को अपने तरीके से देख सकते थे। नवकेतन की पहली फिल्मों में से एक थी अफसार, लेकिन असली धमाका आने वाला था। देव आनंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त को दिया मौका। फिल्म थी बाजी, साल 1951, और यही फिल्म देव आनंद के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। क्राइम, जज, शहर की रातें, नए किस्म का हीरो और एक ऐसा माहौल जो उस वक्त के हिंदी सिनेमा में नया महसूस होता था। बाजी ने देव आनंद को एक अलग तरह के स्टार के रूप में स्थापित किया और गुरुदत्त को एक शानदार निर्देशक के रूप में। यह वह दौर था जब देव आनंद सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो सिनेमा बनाने वाले इंसान भी बन गए। 1950 का दशक, देव आनंद का सितारा लगातार चमक रहा था। एक के बाद एक फिल्में और एक के बाद एक यादगार किरदार। जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, काला पानी, काला बाजार और पेइंग गेस्ट। उनकी फिल्मों में शहर था, युवाओं के सपने थे, प्यार था, अपराध था, संगीत था और सबसे बड़ी बात एक नया भारत था। देव आनंद का हीरो सिर्फ पेड़ के पीछे खड़ा होकर गाना गाने वाला प्रेमी नहीं था, वो गलियों से आया हुआ इंसान था। वो गलतियां करता था, संघर्ष करता था, प्यार करता था और कभी कभी सिस्टम से लड़ता भी था। इसीलिए युवा पीढ़ी ने उन्हें अपना लिया। उनका स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी शर्ट पहनने का अंदाज, उनकी चाल, उनका सिर हिलाने का तरीका और उनका तेज संवाद बोलने का अंदाज, सब कुछ फैशन बन गया। देव आनंद अब सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक फैशन आइकन भी बन चुके थे। लेकिन देव आनंद की कहानी में एक फिल्म ऐसी आई जिसने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक गंभीर कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया।
फिल्म थी गाइड। साल 1965। फिल्म में उनके साथ थी वहीदा रहमान और निर्देशक थे उनके भाई विजय आनंद। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो जिंदगी में कई मोड़ से गुजरता है। प्यार, धोखा, अपराध बोध, आध्यात्मिकता और अंततः आत्म परिवर्तन। देव आनंद ने राजू गाइड का किरदार निभाया और वहीदा रहमान ने रोजी का। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक इंसान की यात्रा थी, एक ऐसे इंसान की जो खुद को खोजने निकलता है। गाइड ने देव आनंद के करियर को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म को समीक्षकों की प्रशंसा मिली और पुरस्कार भी। देव आनंद ने अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता। फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत कई फिल्म फेयर सम्मान मिले और फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। लेकिन देव आनंद के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके करियर का एक ऐसा मोड़ था जहां उन्होंने साबित किया कि एक रोमांटिक स्टार गंभीर और जटिल किरदार भी निभा सकता है। अगर देव आनंद के करियर में गाइड एक क्लासिक थी तो ज्वेल थी एक अलग ही रोमांच था। साल 1967। फिल्म में सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, ग्लैमर था और देव आनंद का स्टारडम था। विजय आनंद की शानदार निर्देशन शैली और देव आनंद की स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को यादगार बना दिया। भाइयों की यह जोड़ी हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बना चुकी थी। गाइड, ज्वेल थी, काला बाजार, 9-2-11 और बाद में जॉनी मेरा नाम। विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद का एक अलग ही रूप दिखाई देता था। देव आनंद की निजी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण रिश्ता आया। अभिनेत्री थी कल्पना कार्तिक। दोनों ने साथ काम किया और फिर दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचा। 1954 में देव आनंद और कल्पना कार्तिक ने शादी की। यह रिश्ता देव आनंद की जिंदगी का अस्थायी हिस्सा बन गया। दोनों के बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। देव आनंद की जिंदगी में जहां एक तरफ फिल्मों की चमक थी, वहीं दूसरी तरफ परिवार भी था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान हमेशा एक ही रही, वो काम करते रहना चाहते थे क्योंकि देव आनंद के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या थी। देव आनंद के अंदर सिर्फ अभिनेता नहीं बैठा था, उनके अंदर एक निर्माता भी था, एक लेखक भी और एक निर्देशक भी। उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। फिल्म थी प्रेम पुजारी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बॉलीवुड भी बदलने लगा। 70 के दशक के बाद नई पीढ़ी के कलाकार सामने आने लगे। नए चेहरे, नई कहानियां, नए स्टार सिस्टम। अमिताभ बच्चन का दौर आया और हिंदी सिनेमा का हीरो धीरे धीरे बदलने लगा। जहां देव आनंद का रोमांटिक हीरो प्यार और स्टाइल से दिल जीतता था, वहीं नई पीढ़ी का हीरो गुस्से में सिस्टम से लड़ रहा था। लेकिन देव आनंद ने इस बदलाव के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। 80 और 90 का दशक देव आनंद के लिए आसान नहीं था। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पहले जैसा असर नहीं छोड़ पाई। लेकिन यहाँ देव आनंद और बाकी सितारों में एक बड़ा अंतर था। जहाँ कई कलाकार धीरे धीरे पीछे हटने लगे, देव आनंद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नए विषयों पर फिल्में बनाई, लेखन किया, निर्देशन किया और लगातार काम करते रहे। उनकी सोच साफ थी, अगर फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म बनाई जाएगी। उनका नजरिया था, अतीत में जीने से बेहतर है कि भविष्य की तरफ देखा जाए। यही कारण था कि देव आनंद ने कभी खुद को अपने पुराने दौर में कैद नहीं किया। वो हर दशक में खुद को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करते रहे। देव आनंद की जिंदगी सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं थी, देश की राजनीति भी उनकी दिलचस्प रही। 1975 के इमरजेंसी के दौर में उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कलाकारों के साथ अपनी बात रखी। बाद में उन्होंने राजनीतिक मंच पर भी कदम रखा, लेकिन राजनीति उनकी अस्थायी मंजिल नहीं बनी। आखिरकार वो वापस लौटे उस दुनिया में जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता था, सिनेमा। क्योंकि देव आनंद के लिए सिनेमा नौकरी नहीं था, सिनेमा उनकी जिंदगी का हिस्सा था। समय बीतता गया, उनके समकालीन कलाकार धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए, लेकिन देव आनंद रुकने को तैयार नहीं थे। उनके लिए काम करना ही जिंदगी थी। 2007 में उन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की, नाम था रोमांसिंग विथ लाइफ, और ये नाम उनकी पूरी जिंदगी का सार भी था, क्योंकि उन्होंने सच में जिंदगी के साथ रोमांस ही किया था।
प्यार किया, दोस्ती की, फिल्में बनाई, गलतियां की, सफलताएं देखी, सफलताएं झेली, लेकिन रुकना नहीं सीखा। 3 दिसंबर 2011 लंदन एक खबर आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भारतीय सिनेमा का युग समाप्त हो गया था। देवानंद नहीं रहे। 88 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस इंसान ने लगभग पूरी जिंदगी कैमरे के सामने बिताई थी, वो अब कैमरे से हमेशा के लिए दूर जा चुका था। लेकिन क्या सच में? नहीं। कुछ सितारे मरते नहीं हैं, वो अपनी फिल्मों में रह जाते हैं, अपने गानों में रह जाते हैं, अपने संवादों में रह जाते हैं और अपने चाहने वालों की यादों में रह जाते हैं और हमेशा जिंदा रहते हैं। देवानंद ने सिर्फ 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, उन्होंने हिंदी सिनेमा की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में पहचान बनाई, एक निर्माता के रूप में नई प्रतिभाओं को मौका दिया और एक निर्देशक के रूप में नई कहानियाँ कहने की कोशिश की और एक इंसान के रूप में ज़िंदगी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन देवानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनका कभी बूढ़ा ना होने वाला अंदाज, एक मुस्कान, एक चाल, एक आवाज़, एक स्टाइल और ज़िंदगी को लेकर एक अजीब सा जुनून। शायद इसीलिए आज भी जब कोई कहता है एवरग्रीन स्टार, तो सिनेमा प्रेमियों के जहन में एक ही चेहरा आता है, देव आनंद। एक ऐसा सितारा जिसने जिंदगी को कभी सिर्फ जिया नहीं बल्कि रोमांस किया। और शायद यही वजह है कि देव आनंद की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई, क्योंकि देव आनंद एक अभिनेता नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कहानी थे जिसका एंड क्रेडिट कभी नहीं आया, क्योंकि पर्दा गिरा लेकिन देव आनंद की कहानी आज भी चल रही है। मसले बॉलीवुड के इस एपिसोड का यहाँ दी एंड करते हैं। अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे कहानी कुछ ऐसे ही करते अभिनेता या अभिनेत्री की। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है मेरे कैमरे ने। मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देखते रहिए मसले बॉलीवुड के। शुक्रिया।